हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला बेस। आज हम आपके एसबीटी बिहार मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से शुरू करेंगे और जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा हम दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और वन बाई वन करके हम सारे आपके जो सिलेबस हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसका नोट्स आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग हम आसपास जितने भी हमारी सारी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, ग्लास है, पंखा है ना, जितने भी सारी चीज़ें हम आसपास अपने देख रहे हैं वो सभी मैन्युफैक्चर्ड होकर के हमारे घरों तक पहुंची हैं, ठीक है। हमारा पेन हो गया, ये भी मैन्युफैक्चर्ड होकर के ही हमारे घरों तक हमारे पास पहुंचा है। मैन्युफैक्चरिंग को हम आसपास भी देख सकते हैं। जैसे बढ़ई है, बढ़ई क्या करता है कि लकड़ी काटता है और लकड़ी काट करके उसे टेबल या कुर्सी बनाता है, ठीक है। कटिंग वगैरह करता है इस पर और लकड़ी पे और बड़े टेबल कुर्सी बना देता है। जो लोहार होता है आपका, वो कोई रोड लेता है और रोड को गर्म करता है एकदम लाल और उसे ठोक पीट करके जो भी औजार बनाना हो, हंसुआ, खुरपी या फिर एग्रीकल्चर का कोई औजार बनाना हो तो वो वैसे बना देता है। वेल्डिंग जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होता है कि वेल्डिंग करने में भी दो या दो से अधिक मेटल को एक साथ जोड़ करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है, वो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग अनजान नहीं हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट मिला है हमें तो कुछ अलग चीज़ है, वही सारी चीज़ें हमको पढ़ानी है। बस आपको इतना रखना है कि जो बढ़ई जो काम करता है वो लकड़ी पे करता है और हमारे सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में केवल मेटल की बात की जा रही है। तो मेटल को अगर काट करके, है ना, उससे मटेरियल को हटा करके और कोई चीज़ बनाया जा रहा है तो आपका मशीनिंग होता है। और आपका जो लोहार जो आपका जो ठोक पीट करके गर्म करके बनाता है वो आपका फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, फॉर्जिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं। और जो आपका जो वेल्डिंग जहाँ पे होता है वो आपका वेल्डिंग प्रोसेस है। तो वो ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो सब्जेक्ट है इससे हम अनजान नहीं है। आसपास हम जितने भी चीज़ देख रहे हैं वो सभी मैन्युफैक्चरिंग से होकर ही आई है। तो यही है आपका जो आपका सिलेबस रहने वाला है, वो है आपका फर्स्ट यूनिट में क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितने तरह की होती है उन सभी के बारे में समझेंगे, क्या होते हैं वे, और किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम किस बेसिस पर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि मुझे कोई रॉ मटेरियल है ना, तो रॉ मटेरियल से जब मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है मुझे, तो मैं कौन सा प्रोसेस लूँगा, मैं फॉर्मिंग लूँगा कि वेल्डिंग करूँगा कि क्या मशीनिंग करूँगा, मैं क्या करूँगा ऐसा कि हमारा प्रोडक्ट बना जाए। तो वो सिलेक्ट कैसे करेंगे हम, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी लेना है, यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ना है। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की, ये आप 10th में ही पढ़े होइएगा कि भंगुरता क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है ना, चादर बना दिया जाता है पीट करके, मेलिएबिलिटी, ये सब चीज़ें आपने वहाँ पर भी पढ़ा है, यहाँ पर भी हमें उस चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ नहीं है, हम कोई रॉ मटेरियल लेंगे। रॉ मटेरियल मतलब कि ऐसा पीस, ऐसा आपका मेटल का कोई टुकड़ा जो अभी मेरे काम का नहीं है लेकिन मुझे उसको अपने काम में लेना है, तो होगा आपका रॉ मटेरियल या फिर आपका वर्क पीस। उस पर एक प्रोसेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे और उससे हमारा एक प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा। ये प्रोडक्ट ऐसा होगा जो हमारे काम का है। अगर ये जो बना हुआ प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं है तो वो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ना, ये हमारा फिनिश्ड गुड्स नहीं है। फिनिश्ड गुड्स मतलब कि जो हमारे काम का है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया मैंने और जो चीज़ मैंने बनाया वो हमारे काम का अगर है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने टेबल बनाया, रॉ मटेरियल लकड़ी लिया मैंने और लकड़ी से मैंने टेबल बनाया, कुर्सी बनाया। अब मैं कुर्सी पर देख रहा हूँ कि सही से लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, है ना, कुर्सी छोटा हो जा रहा है, स्पेस उसमें कम है। तो फाइनल प्रोडक्ट तो बनाओ लेकिन हमारा काम का नहीं है, तो इंजीनियरिंग में उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग कर क्यों रहे हो। तो सिंपल सी बात है ना कि जो चीज़ हमको चाहिए, हम मेरी आवश्यकता है, मैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, चाहे ताकि जो मुझे शेप चाहिए, मुझे जो साइज चाहिए, मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके, है ना। मैं टेबल कुर्सी बना रहा हूँ ताकि मैं उस पर बैठ सकूँ, पढ़ सकूँ, और टेबल कुर्सी ऐसा होना चाहिए कि
मैं उस पर प्रॉपरली बैठ सकूँ। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए। ऐसा होना चाहिए कि मैं उस पर परफेक्टली बैठ सकूँ, आरामदायक तरीके से मैं बैठ सकूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग करने का मकसद बस इतना ही है। आप अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो बना रहे हैं चीज़, ट्रॉली बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं, तो वो मेरे काम का आ सके, इसलिए तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मैं पूछूं कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर क्यों रहे हैं, आवश्यकता क्या है आपको मैन्युफैक्चरिंग करने की, तो पहला है आपका शेप और साइज। जो मुझे शेप और साइज चाहिए, जो मेरे लिए डिजायर्ड है, वो बनाने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मुझे चाहिए, मान लीजिए कि मुझे डक्टिलिटी को ज़्यादा करना है, मेलिएबिलिटी को ज़्यादा करना है, या कोई सा भी ऐसा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसको मुझे बढ़ाना है या कम करना है, उसके लिए भी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी बढ़ाने या घटाने के लिए भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो ऐसा प्रोसेस जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करने से अगर आपका प्रॉपर्टी चेंज होता है तो वो प्रोसेस आपका हीट ट्रीटमेंट होता है। उसको आप मटेरियल साइंस में डिटेल में पढ़िएगा। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ चेंज। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो रॉ मटेरियल में आप क्या क्या चेंजेस लाओगे कि आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है ना, मैं शेप उसका चेंज करूँगा, साइज चेंज करूँगा, प्रॉपर्टी चेंज करूँगा, सरफेस चेंज करूँगा। मान लीजिए कि यह कोई टेबल है, ठीक है, मैं इस पर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो बहुत चिकना है ये, तो मैं कहूँगा कि इसकी सरफेस फिनिश हाई है। लेकिन अगर यह रूखा रूखा हो तो मैं कहूँगा इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, सरफेस फिनिश की बहुत कम है। तो वही है, अगर चिकनाहट भी करना है आपको, सरफेस फिनिश को बढ़ाना है, उसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है आपका बेस्ड ऑन टाइप। जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो आप ठोक पीट करोगे, मेटल को गर्म करोगे, ठोक पीट करोगे तो फॉर्मिंग हो गया। कई सारे मेटल पीस को एक साथ जोड़ोगे तो वेल्डिंग हो गया। अगर आप कोई मेटल है उससे काट रहे हो, कटिंग कर रहे हो, उसमें इसका मटेरियल को हटा रहे हो उसमें से, और आप उस पर कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप उसको मशीनिंग करोगे। एक और कैटेगरी होता है कि आप मेटल को इतना हाई टेम्परेचर, इतना ना हीट दिए, इतना ना उसमें गर्मी दिए कि वो पिघल गया, और पिघलने की वजह से अब जिस भी शेप में, जिस भी आकार में आप उसको ढालना चाहो वो ढल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये पेन का ढक्कन है, मैंने मेटल को इतना पिघलाया कि वो पानी की तरह बहने लगा, और उस बहते हुए पानी को मैंने इसमें डाल दिया। अब जब ये ठंडा होगा तो मैं उसको निकालूंगा बाहर, तो इस अंदर जो शेप है इसी शेप का ना रहेगा, है ना। तो ये ऐसा भी एक प्रोसेस होता है जिसको कास्टिंग कहते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस होते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और इसी तरीके से हम आप क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं जो हमारे काम का होता है। तो क्लासिफिकेशन में देखिए क्या है, पहला है बेस्ड ऑन टाइप, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइप, बेस्ड ऑन टाइप के आधार पर तीन तरह के होते हैं ये। एक होता है आपका फॉर्मेटिव प्रोसेस, सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस, एडिटिव प्रोसेस। फॉर्मेटिव प्रोसेस में क्या होता है कि आप मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल से जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें से मटेरियल को रिमूव नहीं करेंगे, या तो आप उसको गर्म करो, ठोक पीट कर आप उसको बना लो, ठीक है, वो भी एक तरीका है, इससे मटेरियल रिमूव नहीं होगा। उसके बाद आता है आपका सब्ट्रैक्टिव। इसमें से क्या करते हैं, मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। जैसे बढ़ई आपका क्या करता है, लकड़ी से कटिंग वगैरह करता है, उसमें से चिप्स के फॉर्म में लकड़ी को हटाता है, तब आपका कुर्सी टेबल बन के तैयार होता है। तो उसी तरह से अगर हम मेटल में भी होता है, मेटल को में भी वैसा ही होता है। तो वो होता है आपका सब्ट्रैक्टिव, यानी कि आप घटा रहे हो, है ना, तो वो होता है आपका मशीनिंग। एक होता है आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि यह सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। हम मान लीजिए मुझे ये पेन बनाना है, तो मैं इस पेन का डिज़ाइन बनाऊंगा सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर में जब मैंने डिज़ाइन बना दिया इस पेन का, तो जब इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा तो लेयर बाय लेयर नीचे से बनना स्टार्ट होगा, नीचे से बनना स्टार्ट होगा, और ऊपर तक लेयर बाय लेयर बन जाएगा। आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा 3D प्रिंटिंग मशीन, वहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि 3D प्रिंटिंग मशीन में सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। बस छोटा सा आप देखिएगा, है ना, ये होता है। तो बेस्ड ऑन टाइप के आधार पर तीन तरीके का होगा। एक होता है आपका फॉर्मेटिव, यानी कि आप मटेरियल रिमूव करके, मटेरियल को बिना रिमूव किए आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो। सब्ट्रैक्टिव में मटेरियल को रिमूव कर रहे हो।
एडिटिव में लेयर बाय लेयर इसका बनेगा। एक होता है आपका बेस्ड ऑन मटेरियल रिमूवल, ठीक है, बेस्ड ऑन मटेरियल रिमूवल, यानी कि आप मटेरियल रिमूव करोगे कि नहीं करोगे। अगर आप मटेरियल रिमूव नहीं करोगे तो वो चिपलेस प्रोसेस है ना, जैसे फॉर्मिंग, रोलिंग, ये सब। चिप रिमूव कर रहे हो तो आपका टर्निंग, ड्रिलिंग है। अच्छा, आप कब अभी आप इस सब्जेक्ट में नए हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मशीनिंग क्या है, रोलिंग क्या है, टर्निंग क्या है, ड्रिलिंग क्या है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे, अगले यूनिट में जाएंगे और जब पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि आपको देखिए फर्स्ट यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो आप पूरा सब्जेक्ट पढ़िएगा ना, उसके बाद अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन मैं आपको फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में। आप इसको इतना ध्यान रखिए कि अगर आप चिप रिमूव नहीं करोगे तो रोलिंग होगा, चिप रिमूव करोगे तो टर्निंग या फिर ड्रिलिंग होगा। मशीनिंग है एक तरीके से ये। अगर आप बेस्ड ऑन प्रोडक्शन स्टेज, अब देखिए अब क्या होता है बेस्ड ऑन प्रोडक्शन स्टेज। मैं आपको सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप मटेरियल को रिमूव नहीं कर रहे और मटेरियल को पिघला करके अगर अंदर वाला शेप आपको चाहिए तो अंदर वाले शेप में आपने पिघला हुआ मेटल डाला, जब ठंडा हो गया तो इसको काट करके आपने बाहर निकाल लिया। अब जिसको आपने बाहर निकाला, हो सकता है कि वो परफेक्ट अंदर का शेप ना लिया हो सकता है वो बाहर भी थोड़ा सा रह गया हो सकता है कि अंदर का जो सरफेस है अंदर वाला ज़्यादा चिकना ना हो, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका जो बाहर का जो सरफेस होगा वो भी चिकना नहीं होगा। अब आपको क्या चाहिए, चिकना करना है। तो चिकना क्या करना है, तो आपको थोड़ा सा आपसे मटेरियल को घिस कर मटेरियल को रिमूव कर देंगे। तो जब घिस कर मटेरियल को रिमूव करेंगे तो आपका मशीनिंग करेंगे, उस पर से मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं आप। तो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग पीसे प्रोसेस, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होगा, या आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, पहले आपने कास्टिंग किया, मटेरियल को पिघलाया, डाल दिया, आपका प्रोडक्ट बन गया। ये पहला स्टेज है। प्राइमरी मतलब पहला स्टेज है, ये ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ ना, कास्टिंग से जो आपका मटेरियल बन के निकला उधर चिकना नहीं है, थोड़ा सा उसमें कमी रह गया है, तो उसमें मटेरियल को रिमूव करके मटेरियल को निकालोगे तो आप उसमें सेकेंडरी मतलब सेकेंड प्रोसेस करोगे, तो वो आपका होगा सेकेंडरी। तो प्रोडक्शन स्टेज के आधार पर भी दो तरीके के हैं, या तो प्राइमरी है, दूसरा है सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद है आपका बेस्ड ऑफ मेथड, जनरेटिंग प्रोसेस, या और दूसरा है फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। जनरेटिंग प्रोसेस में क्या होता है ना कि अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आप ये वर्क पीस है, इस पर से आपको मटेरियल को रिमूव करके इसको चिकना करना है। मान लीजिए कि ये जो रूखा है, ये आपको इसको चिकना करना है, तो आप क्या करेंगे, घिसेंगे, इस पर घिसेंगे तो ये चिकना हो जाएगा। यानी वर्क पीस ये है और ये मेरा टूल है, तो वर्क पीस और टूल के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, रिलेटिव मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये घिस कर मशीनिंग हो रहा है आपका। तो अगर जनरेटिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिलेटिव मोशन होता है और इससे आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो आपका जनरेटिंग प्रोसेस हुआ। ये आपका मिलिंग के अंदर आएगा, ये मिलिंग एक प्रोसेस है, आपको इसको अभी ध्यान नहीं रखना है। फॉर्मिंग में क्या होगा, इसमें आप पिघलाओगे मेटल को, ठोक पीट करोगे, पिघलाओगे और इससे आप अपना प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ये होगा आपका फॉर्मिंग प्रोसेस। अच्छा, एग्जाम अब जो देखिए मैंने आपको समझाने के लिए केवल यहाँ पर पॉइंट्स लिखा है, नोट्स में आपको पूरा एक लिखा होगा पूरा डिफिनीसन इसका, तो वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं आपको केवल समझा रहा हूँ होता क्या है। उसके बाद आप बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, अच्छा बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी के आधार पर भी दो तरीके के हैं। एक है आपका कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसको ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल मतलब बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, हम लोग करते हैं ना ट्रेडिशनल, बोलचाल में भी यूज करते हैं, यानी कि यह पहले से चला आ रहा है, तो वो होगा ट्रेडिशनल हुआ आपका। एक होता है आपका नॉन कन्वेंशनल, या फिर इसको नॉन ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, मतलब ये ट्रेडिशनल नहीं है, इसको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल को। कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आपको चिकना करना है, तो इसमें टूल ऐसे करके आप इसको चिकना करोगे, है ना, यानी कि वर्कपीस और टूल दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है और इससे आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना। तो ये होगा आपका कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग,
या फिर ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लेकिन मैं ऐसा एक सिस्टम बना दूँ, एक ऐसा प्रोसेस बना दूँ, एक ऐसा मैं टेक्नोलॉजी लेकर आऊँ कि वर्क पीस और टूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना ही इसका मैन्युफैक्चरिंग कर दें, मशीनिंग कर दें, तो वो होगा आपका नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसको आप कहेंगे कैसे होगा ये, तो मैं अगर आपका सिलेबस में है तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो इसके बारे में डिटेल में आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। केवल नॉन कन्वेंशनल के बारे में ही आपकी एक पूरा सिलेबस है, एक वहाँ पर आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपका केवल कन्वेंशनल ही है, ठीक है ना। तो ये उसका एग्जाम्पल है कि इसमें के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस आता है, अभी इसको आपको ध्यान नहीं रखना है। अब बात आती है कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो इसका कुछ फ़ायदा है कि नहीं है ना। बिना फ़ायदा के तो मैं काम करूँगा नहीं, है ना, इतना दिमाग तो मैं लगाऊंगा नहीं। तो फ़ायदा क्या क्या है, वो है आपका एडवांटेज। एडवांटेज बताइए क्या क्या है इसका। पहला है आप मास प्रोडक्शन करोगे। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक बार में एक बड़ा मशीन स्टार्ट हुआ पूरा, और एक बार में 500, 600, 700, 1000, 200, 2000 ऐसे प्रोडक्ट को एक साथ काम हो रहा है, उस पर एक साथ मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, मशीन से की जा रही है। तो इस तरीके का प्रोडक्शन के लिए भी, मास प्रोडक्शन के लिए भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। अगर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी मतलब प्रोडक्ट मतलब आपने एक प्रोडक्ट बनाया है ना, हाथ से बनाया मैंने, वो सही नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, मशीन का यूज करूँगा और उसकी क्वालिटी को मैं बढ़ाऊँगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैं बढ़ाऊँगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट ख़राब है आपका, ज़्यादा चिकनाहट नहीं है, ज़्यादा उसमें खुरदरा है ना, ज़्यादा चमक नहीं रहा है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है ना, उसमें साइज का, शेप का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आपको मैनुअल इफोर्ट यानी कि लेबर कम करना है। मैनुअल मतलब कि इंसान का एफर्ट कम करना है, तो कैसे होगा, मशीन लाओ आप उसमें, तो उसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग में इसका भी काम आने वाला है कि मैनुअल इफोर्ट को ये कम करेगा। अच्छा, हेल्प इज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सिंपल सी बात है ना कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है आज के समय बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। जब ज़रूरतें बढ़ गई हैं तो इंडस्ट्री आएगी तो फटाफट मैन्युफैक्चरिंग होगा। इससे क्या होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा, इंडस्ट्री डेवलप करेगा, लोगों की और डिजायर बढ़ती जाएगी। तो वही चीज़ है यहाँ पर, लाइफ स्टाइल सुधरेगा उनका, ठीक है। उसके बाद है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंस सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट को और कोई रॉ मटेरियल मैंने आपको दिया, उस रॉ मटेरियल से मैंने कहा कि आप इस पर कोई सा भी प्रोसेस करो, कुछ भी करो, मुझे जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये कलम बना करके दो, ठीक है ना। इस टाइप का कलम बना करके दो। मैंने आपको रॉ मटेरियल दिया है, मैंने आपको वर्क पीस दे दिया, बोला कि मैंने आप इसको कलम बना करके दो। तो अब आपको यहाँ पर एक आपको इंजीनियर की तरह सोचना है कि मैं उस रॉ मटेरियल से कलम बनाने जा रहा हूँ, तो मैं कैसे कैसे स्टेप को फॉलो करूँगा, कौन सा स्टेप मेरे लिए सही है, कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेरे काम में आएगा, है ना, और कौन सा प्रोसेस है जिसको मैंने किया तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो वही है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, स्टेप क्या होगा, इसी के अंदर वो चीज़ें बताई गई हैं। तो पहला है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि मैंने जो आपको रॉ मटेरियल दिया उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस उसका कितना है, कैसे है वो, उसी के आधार पर ना आप टूल सेलेक्ट करोगे, कैसे बनाना है। मान लीजिए वो ज़्यादा हार्ड है तो आप उसको ठोकोगे पीटोगे वो टूट जाएगा, है ना। ज़्यादा उसमें डक्टिलिटी है तो उसको ठोकोगे पीटोगे, फोर्स लगाओगे तो वो वार के रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर उसकी मैलिएबिलिटी ज़्यादा है तो वो चादर के रूप में फॉर्म बनने लगेगा। तो आपको पहले प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उस पर प्रोसेस अप्लाई करोगे, कौन सा प्रोसेस मुझे उस पर करना है। शेप और साइज क्या चाहिए, शेप और साइज मुझे ऐसा चाहिए, ये भी चीज़ ध्यान रखना है आपको। डायमेंशनल क्या चाहिए, मतलब कि इसका मेजरमेंट सही होना चाहिए तभी ऐसा बन पाएगा ये।
सरफेस फिनिशिंग इसकी बहुत चिकनाहट होनी चाहिए, कितना होना चाहिए सरफेस फिनिश इसका, ये भी मायने रखता है, ये भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट है। उसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी कैसा होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉस्ट कंसिडरेशन, इसको बनाने में कितना खर्च आ रहा है और बन गया तो बिकेगा कितना में, तभी ना फायदा होगा, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये भी फैक्टर है जो आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ध्यान रखना होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, इस शॉर्ट में मशीन को ऐसे लिखते हैं, यानी कौन सा मशीन इसके लिए चाहिए और वो मशीन हमारे पास है कि नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है। स्किल्ड लेबर, लेवल ऑफ लेबर, मतलब कि बनाने के लिए मतलब पढ़ा लिखा लेबर चाहिए कि बिना पढ़े लिखे लेबर से ही हो जाएगा, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रखता है कि स्किल्ड लेबर है कि नहीं है। टाइम रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट मतलब कि इसको बनाने में कितना टाइम लग रहा है, मशीन ऑपरेटर ये सब कितना टाइम ले रहा है, भी मायने रखता है। टूलिंग एंड रिक्वायरमेंट्स, इसको बनाने के लिए कौन सा टूल लगेगा, कौन सा मशीन लगेगा, इसके लिए भी मैटर करता है। वेस्ट एंड मटेरियल यूटिलाइजेशन, अगर आप इसको बना रहे हो तो मटेरियल रिमूव करोगे तो जो वेस्ट बनेगा वो कितना है, इतना तो ऐसा तो नहीं है कि इतना ना मटेरियल को हमने काट पीट कर अलग कर दिया है कि मुझे घाटा ही हो रहा है, तो वो भी मैटर करता है यहाँ पर। प्रोडक्शन कैसा है इसका, मतलब बहुत एक बार में बहुत सारे पेन बना रहे हो या कम बना रहे हो, कैप करोगे उस पर, वही मैटर करता है। इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी फैक्टर, मतलब सेफ्टी भी चाहिए और इन्वायरमेंटल कंडीशन भी हमको मैटर करती है, ठीक है ना, ये भी आपका ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब मैं जैसे जैसे आपको बता रहा था हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये क्या चीज़ है, ये वही चीज़ यहाँ पर पढ़ना है कि वो क्या चीज़ है, और ये आपके फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो इस मॉड्यूल में, इस यूनिट में, आप कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पे प्रॉपर आपका जवाब दूंगा। और आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स आप वेबसाइट से ले लीजिए, यहाँ पर आप टॉपिक को समझ लीजिए, हो गया, यही तो करना होता है, ज़्यादा कुछ थोड़ा करना होता है। उसके बाद है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी। पहला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से क्या मतलब है, जैसे आप भी सुनते होइएगा कि उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उसका स्टेमिना बहुत है, मतलब कि जब भी आप उसको, अगर कोई इंसान है मैं कहूँगा कि उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब कि वो हेवी लोड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। मेटल के केस में क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जब हम उसमें लोड अप्लाई करेंगे तो कितना लोड वो सह सकता है बिना फेलियर के, बिना टूटे, वो आपका स्ट्रेंथ होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि मेटल पूरी तरह से टूट गया। मान लीजिए कि मुझे कुर्सी बनाना है, तो कुर्सी बनाने के लिए अगर मैं उस कुर्सी बनाने गया और मैं बना रहा हूँ 2 पर्सन के लिए, कि एक ऐसा कुर्सी है जिसमें 2 लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठने गए, वो टूटा नहीं, थोड़ा सा बेंड हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया वो, तो वो फेलियर है। इंजीनियरिंग में उसको हम फेलियर कहेंगे। फेलियर का मतलब केवल 2 पार्ट में टूट जाना नहीं होता, फेलियर का मतलब है कि थोड़ा सा बेंड भी हो गया है, वो भी हमारे लिए फेलियर है। मान लीजिए कि मैं 2 लोगों के लिए बनाने गया था, लेकिन 2 लोग उस पर सही से नहीं बैठ पाए, है ना, थोड़ा टाइट बैठ रहे हैं, वे लोग दिक्कत से बैठ रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए फेलियर है। मतलब कि जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हमको नहीं हो पा रहा है, वो फेलियर है, ठीक है। उसके बाद है आपका हार्डनेस, ठीक है। ये जो टेबल है मैं इस पर ऐसे ऐसे मार रहा हूँ, इस पर स्केच नहीं आ रहा है। हार्डनेस का मतलब सिंपल सा होता है कि आप उस पर कोई मेटल है उस पर स्केच करोगे, कोई गड्ढा करने की कोशिश करोगे, वो नहीं होगा, वो रोक देगा उसको। तो हार्डनेस का यही मतलब है कि स्क्रैच को रोकेगा, है ना। कोई गड्ढा करने जाओ, इंडिटेशन उसको बोलते हैं, हल्का सा छेद भी करने जाओगे तो वो नहीं होने देगा, है ना, तो उसका हार्डनेस है। टफनेस क्या होता है कि जब आप लोड लगाओगे उस पर तो वो टूटने तक कितना लोड सह लेगा खुद के अंदर, और उसका टफनेस होता है। बहुत टफ है वो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत टफ है ना, बहुत टफ है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा लोड को सह लेगा, टूटने तक को जितना लोड को सह ले वही उसका टफनेस है। डक्टिलिटी को आपको पता होगा कि ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जो अगर आप उसको ठोक पीट करोगे तो वायर के रूप में आपका कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप इसको इंजीनियरिंग तरीके से समझो तो एक एबिलिटी है मटेरियल की अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल लोड विदाउट ब्रेकिंग।
देखिए इसका मतलब है कि टेंसाइल लोड क्या होता है, इसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़िएगा। टेंसाइल लोड क्या होता है, कंप्रेसिव लोड क्या होता है। टेंसाइल लोड का मतलब यह होता है कि ये पेन है, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ बाहर की तरफ, ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे खींच रहा हूँ, तो खींचने पर ये डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म होगा मतलब कि जो इसका ओरिजिनल शेप है इससे ये कन्वर्ट होगा और ये खिंचाएगा। खिंचाएगा तो इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन, मतलब कि इसका पार्टिकल एक दूसरे के साथ अलग हो रहा है। अब ये खिंचाएगा, इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज़ को। जब इसको हम खींचेंगे तो ये वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। जब लोड हटाएंगे तो ये ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, तो अगर ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो वही है, डक्टिलिटी को टेंसाइल लोड लगाओगे आप तो बिना फेल हुए, बिना टूटे, अगर वो वायर के रूप में कन्वर्ट हो रहा है तो आपका डक्टिलिटी है। मैलिएबिलिटी क्या होता है, वही है, इसको वायर में कन्वर्ट करो, आप इसको चादर के रूप में फॉर्म करो या रोल बनाओ इसका, वो मैलिएबिलिटी होता है। उसके बाद है आपका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आपका रबड़ में बहुत ज़्यादा होता है। जब आप उस पर लोड लगा कर उसको खींचोगे, डिफॉर्म करोगे और जब लोड हटाओगे तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, वही होता है आपका इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि जब आप उसमें लोड लगाओगे और फिर लोड को जब हटाओगे तो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, वो वैसा ही हो जाएगा। मान लीजिए ये पेन है, मैं इसको ऐसा मोड़ रहा हूँ और जब मैं लोड हटाया तो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, ये इलास्टिसिटी है। लेकिन जब मैंने लोड लगाया अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आया, ऐसा मुड़ भी गया वो, तो आपका प्लास्टिसिटी है। ब्रिटलनेस क्या होता है, जब आप किसी मटेरियल पर लोड लगाओगे, फोर्स लगाओगे और थोड़ा सा मारोगे तो वो टूट जाएगा, है ना, टूट जाएगा, तो आपका ब्रिटलनेस है। जैसे चौक होता है ना, हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं चौक, उस पर आप लोड लगाओगे तो वो टूट जाएगा, जल्दी ही टूट, जैसे ही लोड लगाओगे वो टूट जाएगा, तो वो आपका ब्रिटलनेस है। वैसा मटेरियल ब्रिटल मटेरियल कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका स्टिफनेस, रिजिडिटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो कितना रिजिड है। रिजिड मतलब कि कितना वो हार्ड है ना। रिजिडिटी मतलब कि हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं कि बहुत ही रिजिड है, बहुत ही टाइट हो गया है। तो रिजिडिटी का मतलब है कि कितना लोड सह लेगा, वो आपका रिजिडिटी होता है। आपका फटीग, फटीग का मतलब होता है कि अगर जो हम क्या करते हैं ना, जैसे कि ये पेन हुआ, मैं इसको ऐसे 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 कर रहा हूँ, मतलब कि एक साइक्लिक लोड लगा रहा हूँ। जितना मैं ऊपर कर रहा हूँ उतना मैं नीचे कर रहा हूँ, जितना ऊपर उतना नीचे। तो इस तरीके से मैं अगर लोड लगा रहा हूँ तो होता है आपका साइक्लिक लोड, मतलब कि ऊपर आप कितना करेंगे, नीचे कितना करेंगे, ऐसे ऐसे रिपीट कर रहा हूँ मेरे लोड को, तो ये होता है साइक्लिक लोड। साइक्लिक लोड से क्या होता है ना कि देखिए हम क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे कोई हम लकड़ी लेंगे, उसको ऐसे 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 करते हैं और उसको तोड़ देते हैं, तो होता है हमारा फटीग। यानी कि इस टाइप के लोड को कितना बर्दाश्त कर सकता है, ये होता है आपका फटीग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। साइक्लिक लोड इसको बोलते हैं हम। क्रीप क्या होता है, जैसे हमारा पुल है ना, पुल बनाया मैंने, ब्रिज बनाया, वो बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहेगा, 10 साल 15 साल 20 साल। लेकिन आप देखोगे कि एक हाई टेम्परेचर होगा, है ना, बहुत हाई टेम्परेचर पर मैं उस पर, ऐसा नहीं है पुल जो है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उस पर लोड चेंज कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट लोड, एक समान लोड उस पर लग रहा है। और बहुत हाई टेम्परेचर पर अगर वो पुल टूट गया, ब्रेक कर गया, है ना, क्रैक आ गया, तो हम कहेंगे उसको क्रीप। यानी कि एक टेंडेंसी है मटेरियल की जो डिफॉर्म होती है, धीरे 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 वो डिफॉर्म होगी। उस पर कांस्टेंट लोड लगा रहे हो आप, बहुत लंबे टाइम में होता है ये। तो ऐसा देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये टेबल है, मैंने इस पर लोड लगा कर रखा है, लोड लगा कर रखा है, मैं लोड चेंज नहीं कर रहा। 10 साल 20 साल 50 साल बाद जब टेम्परेचर हाई हुआ तो ये मटेरियल फेल कर गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रीप। उसके बाद आपका आता है रिजिलियंस और प्रूफ रिजिलियंस। इसको समझने के लिए ग्राफ की ज़रूरत होती है, जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़िएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब मैं इसको खींचूंगा, इसको फोर्स लगाऊंगा, तो यह इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो होती है इसकी, जब मैंने इस पर फोर्स लगाया और इतना फोर्स लगाया कि अब यह बेंड हो गया, अब यह मैं लोड हटाऊंगा तो ये ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो इसका एक लिमिट होता होगा, है ना,
कि मैं कितना लोड लगाऊं कि ये अपने ओरिजिनल स्टेप में आ जाए, छोड़ूँ तो, और मैं कितना बढ़ा दूं कि अपने ओरिजिनल स्टेप में नहीं आए। तो बीच में कहीं बाउंड्री होगा ना। देखिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इतना लोड बढ़ाया, इतना लोड मैंने बढ़ाया, और मैं इसको यहाँ से फिर छोड़ूंगा, छोड़ दिया मैंने तो ये अपने ओरिजिनल स्टेप में आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इससे आप बढ़ा दो, अब छोड़ोगे तो आप आपस में नहीं आएगा, तो बीच में ये लिमिट होगा। तो इसी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो अगर कोई मटेरियल इसके अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना लोड लगाओगे उतना वो जब बर्दाश्त कर लिया इसके अंदर, तो वो प्रॉपर्टी आपके रेजिलियंस कहलाती है। लेकिन मैंने कहा कि इस बाउंड्री तक अगर वो बर्दाश्त कर ले तो होता है प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, वही लिखा है कि एब्जॉर्ब एनर्जी विथ इन द इलास्टिक लिमिट, यानी कि इस लिमिट के अंदर तक वो लोड सह लेता है तो प्रॉपर्टी रेजिलियंस कहलाएगी। लेकिन यहाँ तक बाउंड्री तक वो सह लेता है तो प्रूफ रेजिलियंस कहलाएगी। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल का हो गया फर्स्ट यूनिट। इसका नोट्स आप ले लीजिएगा वेबसाइट से। और सेकेंड मॉड्यूल हम इसका स्टार्ट करेंगे, जैसे ही ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा हम आपका दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये ऐसा ही पढ़ाया जाता है। देखिए अगर आप सोच रहे हो कि कुछ और हमको इसमें बताया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको नोट्स पढ़ना है, नोट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एग्जाम में केवल ऐसा नहीं लिखना होता है। जो मैंने यहाँ बताया है इसको समझाया ऐसे जाता है, ठीक है ना। तो पढ़ने इंजीनियरिंग को पढ़ने का यही तरीका है कि आप इसको समझो, नोट्स पढ़ो, नोट्स को समझो, कोई डाउट है पूछो, बस इतना ही होता है। कुछ और रॉकेट साइंस नहीं होता है इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।